कुछ देखे गई। हमारी परंपराओं में इतने ग्रंथ, इतनी महाकाव्य, सब कुछ होते हुए भी आज हम इस स्थिति पे कैसे आ गए कि हम तनाव के परेशान हैं। स्टूडेंट्स कम नंबर आने पर आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण क्या हुआ है कि हमने अपने मन को बांटना शुरू कर दिया। मन को एकाग्र न, एक जगह इकट्ठा न रखकर छोटी छोटी चीजों में बांट रखा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई घड़ा हो, कुंभ घड़ा होता है, उसमें बारीक कई छेद कर दिए जाएं, तो जो पानी निकलेगा वो प्रेशर से नहीं निकलेगा, क्योंकि कई छेद है, कई जगह से निकल रहा है पानी। तो उसी की जगह एक छेद करेंगे तो क्या होगा, पानी प्रेशर से निकलेगा। वही स्थिति मन की होती है कि हमारा मन कई जगह डाइवर्ट है, इधर उधर उधर, तो उसको वो करके एक जगह स्थिर कर दे तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए होता है ध्यान। तो ध्यान में हमें क्या करना है, पूरे मन को एक जगह लाने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है। कठिन काम है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन कार्य है। जिस तरह इसको संज्ञा दी गई है जंगली शेर की, योग के ग्रंथों में, फिर जंगली शेर को तुरंत पकड़कर ट्रेंड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक स्थिति आती है उसको ट्रेंड कर देते, लोग पिंजड़े में बंद करते थे। तो वैसे ही मन को करना है। तो मेडिटेशन अभी सभी लोग जुड़ के एक साथ करेंगे मेडिटेशन। जैसे भी आप बैठे बैठ जाएं, आंखें बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला, कंधों में जो तनाव खिंचा है उसे ढीला छोड़ दें, शांत बैठे रहें, पूरा ध्यान श्वास पर। बाहर की आवाजें अगर आपको सुनाई दे रही हैं तो उन पर ध्यान न दें, उनको प्रत्याहार कहते हैं, या अपने शब्दों में कहें तो इग्नोर करें, इग्नोर करें। श्वास को महसूस करें। तो आप शुरुआत में देखेंगे कि जो हमारी श्वास है वो हमें लंबी और गहरी प्रतीत होगी, क्योंकि योग ग्रंथों में कहा गया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मीन्स जैसे जैसे वायु चलती है, वात मीन्स हवा, प्राण वायु, जैसे जैसे प्राण वायु चलती है हमारा चित्त वैसा ही व्यवहार करता है। यानी कि श्वास अगर तीव्र चल रही है तो हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे जैसे श्वास छोटी होती जाए, धीमी होती जाए, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा चित्त एकाग्र हो रहा है। इसको आप दैनिक जीवन में अगर समझना चाहें तो आपने कई बार देखा होगा, जब आप डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो आपकी श्वास तेज होती है, जबकि आपने उस समय कोई कार्य नहीं किया है, आप शांत बैठे और बैठे में अचानक से सांप आ जाए तो हमारी श्वास तेज हो जाएगी। जबकि शरीर में कोई मूवमेंट नहीं की हमने, फिर भी तेज कैसे हुई? क्यों? कि हमारा चित्त जो है डिस्टर्ब हो गया, घबरा गए, डर गए, तो श्वास तेज हो गई। जब खुश होते हैं तो श्वास बिल्कुल धीमी होती, पता नहीं लगता कब आ रही है कब जा रही है। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि चित्त का और श्वास का संबंध है, मन का। अब डायरेक्ट हम मन को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसकी कोई जगह तो है नहीं शरीर में, कहाँ पे है पकड़ ले। लेकिन श्वास को हम पकड़ सकते हैं, वो हमें पता है कैसे आ रही कैसे जा रही है, तो इसलिए हम श्वास को पकड़ लेते हैं, उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बंद आंख करेंगे और श्वास पर ध्यान देने की कोशिश। श्वास लंबी और गहरी प्रतीत हो रही है, और गहराई से देखने का प्रयास करें तो ऐसा लगेगा कि श्वास शुरुआती स्टेज में नॉस्ट्रिल से लेकर हमारे नाभि तक, नेवल रीजन तक श्वास का जो स्पर्श है, श्वास का अनुभव है, हमें महसूस हो रहा है शुरुआत में। जैसे जैसे आप इसको गहराई से कंटिन्यू देखते जाएंगे वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि श्वास छोटी हो रही है, माने जो गहराई हमें नाभि तक प्रतीत हो रही है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर होती प्रतीत होगी कि श्वास छोटी हो रही है, मन स्थिर हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूं कि आप इसको किस तरीके से श्वास को देखना है या महसूस करना है। जैसे आप कभी किसी अकेले कमरे में बैठे हो और जो दीवार घड़ी है जो टिक टिक करती है, आप महसूस करेंगे, आप सादा बैठे रहे तो आपको उसकी आवाज महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप
गहराई से उसे सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको उसकी आवाज महसूस होने लगेगी, टिक टिक वाली। तो इसी तरह अपनी गहराई से श्वास को देखने की कोशिश करें इस समय कि श्वास हमारी किस तरीके से जा रही है। तो धीमे धीमे महसूस करेंगे श्वास की गहराई थोड़ी छोटी हुई है। अभी श्वास का स्पर्श हमें सीने तक महसूस हो रहा है। श्वास सीने तक आ रही है और वापस लौट रही है, आ रही है, वापस लौट रही है। शरीर स्थिर है, मन शांत है। इस समय बाहर की दुनिया से अपने आप को समेटकर आंतरिक प्रदेश में लाने का प्रयास करें, जिसे यहाँ कहते पे मैं हैं थोड़ा सा रोकना अंतर्मुखी चाहूंगी होना। समय की कमी के कारण। अगर जी यह लिंक खत्म हो जाता है तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन करिएगा। ये आपका अनाउंसमेंट क्लियर नहीं है वंदना, कैन यू रिपीट योर अनाउंसमेंट? इट इज नॉट क्लियर। सभी से निवेदन है कि यदि यह लिंक खत्म हो जाए और किसी से संपर्क टूट जाए तो आप दोबारा से इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करिएगा। वंदना, इज योर सेकंड स्पीकर कमिंग और मिस्टर वीपी सिंह शुड कंटिन्यू? डॉक्टर झा ज्वाइन कर रहे हैं क्या या डॉक्टर वीपी सिंह कंटिन्यू करें? बताइए प्लीज। हेलो, एक मिनट वीपी सिंह जी, प्लीज एक मिनट। जी वंदना, कैन यू हियर मी? वंदना, वीपी सिंह सर, ये मेडिटेशन कितनी मिनट कर सकते हैं और स्लो करने से क्या फायदा है और फास्ट करने से क्या? जी जी सर, जो जैसा आपने पूछा कि इसको हम कितने समय तक कर सकते हैं, तो इसके लिए ये आपके समय के रूटीन पे निर्भर करता है कि आप इसको कितना करें। लेकिन कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितना करें इसकी निर्धारण है ग्रंथों में। कई ग्रंथों में इसका निर्धारण है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं। कम से कम तो आपके ऊपर है कि आप 1 मिनट से शुरू करें, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट आप बढ़ाते जाएं, लेकिन अधिकतम कितना करना है ये क्लियर है। जितनी आपकी एज है, जैसे किसी की उम्र 30 वर्ष है तो उसको 30 मिनट तक अधिकतम मेडिटेशन करना चाहिए। 35 है, 60 है तो 60 मिनट तक। उम्र बढ़ती जाएगी तो मेडिटेशन एक मिनट शिल्पा, एक मिनट। जी वीपी सिंह जी, सॉरी आपको बीच में थोड़ा रुकना पड़ रहा है क्योंकि समय की थोड़ी कमी है और जी डॉक्टर पीके झा जुड़ चुके हैं। तो जी मैं निवेदन ये करूंगी कि एक बार उनका कंप्लीट हो जाए प्रेजेंटेशन, जी तो अगर कुछ सवाल रहेंगे तो हम आपसे फिर वापस जुड़ जाएंगे। तो जी मैडम, ऑलमोस्ट हो भी गया था मैडम। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, एक हाँ स्पेशल सेशन हम आपका केवल योग पे अलग कर देंगे क्योंकि डॉक्टर झा थोड़ा जी लेट हो गए हैं, तो समय कम है, शायद बीच में कनेक्शन टूट जाए, ओके तो मैम, हम कोशिश ओके करेंगे कि दोबारा हम ज्वाइन कर लें सभी के साथ। जी जी थैंक यू वेरी मच वीपी सिंह जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। ठीक है, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अनुग्रह जी, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये बनाया है और जी वरिष्ठ नागरिकों को इसका बहुत बड़ा फायदा वीपी सिंह जी के द्वारा होगा और आपके द्वारा होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरा सौभाग्य है कि Thank you, आप लोगों सिंघल को साहब, मैं कुछ थैंक यू। काम आ सका। थैंक यू मैडम, हम ये नमस्ते। दोबारा सेशन करेंगे आपके साथ वीपी सिंह जी जी, जी अभी समय कम है इसीलिए मैं झा साहब ओके को मैम, ज्वाइन नो करवाना प्रॉब्लम, चाह रही हूँ। ओके मैम। डॉक्टर झा, वेलकम टू Anugrah's program. Thank you, I ma'am. Good can't morning. see you. Yes. Good morning, sir. We can't see you. Is your camera on? I think Or my camera is there. I am seeing myself. It is coming. ओके, ये जो RRTC अनुग्रह होस्ट कर रहे हैं, ये तो अपना ये माइक अनम्यूट करिए वंदना। आप योर माइक इज म्यूटेड वंदना। सर का डॉक्टर वीडियो नहीं दिख झा, रहा सॉरी है। टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, आई थिंक थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए। अगर बीच में कनेक्शन टूट जाएगा तो हम वापस वंदना को बोलेंगे कि वो ज्वाइन कर ले। तो Am I audible now? यस, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल, आप प्लीज शुरू Okay. कर सकते हैं जी। Okay. तो थैंक यू सो मच। आई वांट टू नो कि कितने लोग इस मीटिंग में अभी हैं कनेक्ट इस समय मेरे साथ। 50 लोग हैं सर, 50। हेलो, हम लोग कितने लोग हैं 50 लोग हैं जी। आज हमारी बाकी मीटिंग का सबसे टॉपिक है रिक्वेस्ट है वंदना कीप ऑन म्यूटिंग द माइक्स प्लीज प्लीज। ओके मैम।
हेलो जब हेलो हमारी ऑक्यूपेशन हम लोग ओवर रिटायर हो चुके होते हैं, हेलो जीवन आपकी उसके बाद शुरू होती हेलो है। ये जीने का समय आ गया है। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आप बोलिए, आवाज आ रही है। कुछ ओके, सीनियर सिटीजन बीच में इंटरप्ट कर। हम हेल्दी हैं। और यही जो मिसकंफ्यूजन है, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्दी होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। हम बीमार होने की क्राइटेरिया तो जान लेते हैं, फर्स्ट टेस्ट कराते हैं, देखते हैं बीमार हैं या नहीं है। लेकिन बीमारी अगर नहीं है आपको आपके ब्लड टेस्ट में या किसी में भी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हेल्दी हैं। तो हेल्थ की फिर परिभाषा क्या होनी चाहिए, कैसे आप जानें कि आप हेल्दी हैं? तो इसके लिए भी एक मेजरेबल पैरामीटर्स होता है जो कि हमने डिफाइन किया है, और उसके लिए हमें आपको एक इंडेक्स आपका कैलकुलेट करना होता है। तो वो चीज हमारी वेबसाइट के थ्रू होता है जो हम बताएंगे आपको। आपको इसलिए जानना है कि आपका हेल्थ कितना अच्छा है और कितना अच्छा आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको काम करना है। तो फर्स्ट स्टेट है कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, जो पैरामीटर्स ऑफ हेल्दी एंड एक्टिव लिविंग होता है, वो है पीसफुल सोल। मतलब आपकी आत्मा शांति में है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी भर कुछ काम करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, अपने सोसाइटी को देखते रहते हैं, लेकिन दिल में एक लगता रहता है कि कभी कुछ ऐसा करना बाकी है जो अभी तक शायद नहीं किया, शायद जिसके लिए इस पृथ्वी पर हम आए थे। इसको कहा जाता है कि योर सोल पर्पस इज योर सोल्स पर्पस। आपकी आत्मा का ही उद्देश्य आपका अकेला उद्देश्य है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको जीवन में एक खालीपन सा लगता है, और उसी को आप खोज रहे होते हैं। और जब वो आपको मिल जाता है तब जीवन एकाएक आपको अच्छा लगने लगता है और जीवन में ऊर्जा मिलने लगती है। इसलिए आपको हमेशा पूछना पड़ेगा कि क्या करने मैं यहाँ आया हूँ, क्या करने में मुझे सबसे मजा आता है, क्या ऐसा चीज है जिसको बिना कुछ पैसे मिले, बिना कुछ मिले मैं आराम से कर सकता हूँ, बिना कुछ मांग किए, जो करने में देने में मुझे अच्छा लगता है। अगर आप यह प्रश्न पूछने लगते हैं तो आपको उस आत्मा का उद्देश्य आपको मिलने लगता है, तभी आपकी आत्मा को शांति मिलती है। आपके आत्मा को शांति सिर्फ पैसे कमाने, बच्चों की देख करना, स्वास्थ्य देख रेख नहीं आता। आप दुनिया को कुछ देने आए हैं, और वह जब देना शुरू कर देते हैं तब आपको पीसफुल सोल मिलता है। तो दो पैरामीटर्स मैंने बताया, हेल्दी बॉडी एंड माइंड, एंड सेकंड पीसफुल सोल। पीसफुल सोल कब आता है? व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर पर्पस, जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर्स है, डायमेंशन है एक्टिव एंड हेल्दी लिविंग का। तीसरा है, जब आप इस दुनिया में जितने भी डिविजन्स हैं उसको जब पार कर जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसेंडिंग ऑल डिविजन्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड बाय द सोसाइटी। इस दुनिया में आप जानते हो कि हर मनुष्य एक है, कहीं किसी से कोई अंतर नहीं है। से ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधों, जितने जानवर हैं सब उस ऊर्जा से बने हैं। जब जान जाते हैं कि अल्टीमेटली हम एक स्रोत से आए हैं और सबको उस स्रोत में जाना है, और उस सारे डिविजन्स को हम भूल जाते हैं, इसको ट्रांसेंडिंग ऑल डिविजन्स, तभी हम इस हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को अगर दूसरों से अलग समझते हैं और दूसरों से डिफरेंट समझते हैं, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं कि वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं, इसका मतलब आप उस डायमेंशन में अभी तक नहीं आए हो जहां शांति ही शांति है। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, वी आर ऑल एंड ऑल इज इन वन, और हम सबके लिए हैं और सब हमारे लिए हैं, उस डायमेंशन में आपको पहुंचने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन करने पड़ते हैं, बहुत सारे अपने आप को प्रश्न पूछना पड़ता है, और ऐसे काम करने पड़ते हैं जहां पर आपको सारे डिविजन्स आपके खत्म हो जाए। तो इसको कहा जाता है फीलिंग ऑफ ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं और सब कुछ ब्रह्म ही है। ये डिफरेंसेस जब आप ट्रांसेंड कर जाते हो तो आप पैरामीटर्स ऑफ थर्ड जो पैरामीटर है एक्टिव हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग का, उसमें आप पहुंच जाते हो। तब आपकी दिल की गति शांत हो जाती है, तब आपकी आत्मा को शांति मिलती है, तब आपका काम जो है निरपेक्ष होता है, निस्वार्थ होता है। आप किसी लोभ से, किसी लालच से काम कर नहीं रहे होते हो। तब आप अपने आप को जान पाते हो कि आप दुनिया में क्यों आए हो। ये थर्ड पैरामीटर ऑफ डायमेंशन ऑफ हेल्दी एंड एक्टिव लिविंग है। चौथा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कार्मिक अकाउंट।
ये कहा जाता है कि मानव जन्म जो मिलता है वो आपको पिछले जन्मों के कर्मों को बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही मानव जन्म मिलता है। दूसरे जन्मों में ऐसा संभव नहीं है। वो पेड़ पेड़ पौधे जो बने हैं, जैसा बने हैं वैसे ही होंगे और चले जाएंगे। वो कुछ दुनिया में जितना जितना दे सकते हैं वो दे सकते हैं, चले जाएंगे। लेकिन आप दुनिया में कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने पिछले जन्मों के उधार को चुका सकते हो। अब इसको कैसे जाने कि ये कार्मिक अकाउंट मैं कैसे चुकाऊं? तो ये इसका एक अकाउंट, इसका एक जो क्लू है मैं आपको देता हूं कि जीवन में आपको जितने भी कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, वो समझ लीजिए आपके कार्मिक अकाउंट के कारण से आई। आपको खुद दूसरा को आपको तंग कर रहा है, कोई आपको नौकर तंग कर रहा है, आपका वाइफ तंग कर रहा है, आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स तंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ कार्मिक अकाउंट के कारण से वे आपसे जुड़े हैं और आपको उससे बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको चुकाने के लिए काम करना चाहिए और अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए काम करना चाहिए। आप भी अगर बदला लेने के लिए काम करेंगे तो आपका अकाउंट जारी है, आपका फिर नेक्स्ट बर्थ होना ही है और उसके बाद फिर आप उसको उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे। तो थर्ड ये है कि कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने होते हैं, दूसरों के फायदे के लिए काम करने होते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों को कैसे सुकून दिया जाए, कैसे उसको क्षमा किया जाए, इसके लिए काम करना पड़ता है। तभी आप कार्मिक अकाउंट को क्लोज करते हैं और आपको लगने लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ कर्म के बंधन जैसे ही छूटते हैं तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो बहुत लोग इसीलिए हमारे पास आते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, पता नहीं क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उनके जीवन में जो चुनौतियां हैं उससे वो लड़ रहे होते हैं और उसको वो बहुत अपने दिल से बहुत पीड़ित हो रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं इस व्यक्ति का। तो इसलिए बहुत सारा ये स्पिरिचुअल एंड ये मेडिकल चीजें नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीजें हैं जिसको हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं तो लोगों को फायदा होता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है आपने अट्रैक्ट किया है उसको क्लोज करने का समय है। आप बदले लेने की भावना से काम करेंगे तो आप कार्मिक अकाउंट्स को बढ़ाते चलेंगे। ये फोर्थ डायमेंशन है कार्मिक अकाउंट्स क्लोजर का। अगर आप वो कर रहे होते हैं तो आप उस एक्टिव लिविंग में हैं, क्योंकि जीवन के एक उम्र के बाद आपको ये सारी चीजें परेशान करेंगी। जब तक आप बिजी है तब तक आप उसको उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी एक उदाहरण के तौर पर आप बच्चे को आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ संभाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की तरफ से, उसके वाइफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपको वो वाइब्रेशन नहीं मिलता, वो नहीं मिलता जो कि आपको मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो ये कहा जाता है कि संतान की प्राप्ति पिछले जन्म को कर्मों के अनुसार होती है और कुछ संतान आपसे वो चुकता करने आते हैं, आपके कुकर्मों के लिए आपको जिंदगी भर परेशान करते हैं। तो जब तक उन्हें क्षमा नहीं करते हैं और ये नहीं समझते कि हमारे कर्मों का फल है, हम उन्हें इतना नहीं वाइब्रेशन दे जितना वो हमें दे रहे हैं, तब तक हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैंने तो अच्छा किया, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, हम इसके लिए क्या करें। आप कितना भी अच्छा करोगे उधर से वही वाइब्रेशन मिलता है। ये सारी चीजें जब हम समझते हैं कि हमारे कर्मों का फल है और इसे हमें बैड वापस वाइब्रेशन खराब नहीं देना है, बल्कि इसको जितना हम अच्छा कर सकें, उनको जितना अच्छा वाइब्रेशन दे सकें, उसके लिए अपनी तरफ से बेस्ट करना है, बस इतना ही। तो यही मानव जन्म में कार्मिक अकाउंट्स को धोने का सबसे बड़ा ये मौका है, मानव जन्म। चौथा है फैमिली वैल्यूज। आपने जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, जिस फैमिली के आप लीड कर रहे हैं, उस फैमिली में वो वैल्यूज आप दे पाए कि नहीं जो आपका उत्तरदायित्व था। और फैमिली वैल्यूज में 4L कहा जाता है, 4L, लिव, लव, लर्न एंड लीव ए लेगेसी। अगर आपकी फैमिली में लिविंग के सारे साधन आपने उपलब्ध करा दिए, लव आपके कारण से पूरे परिवार में प्यार फैल रहा है, लर्न आपके कारण से लोग सीख रहे हैं, एक बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की लर्निंग हो रही है, एंड फोर्थ लीव ए लेगेसी। आप अब जा रहे हैं तो दुनिया में कुछ ऐसा फैमिली में छोड़ के जा रहे हैं कि फैमिली उसको कैरी ओवर करती है। ये 4L में अगर फुलफिल कर दिया तो आपने फैमिली वैल्यूज को पूरा किया। ये सारे पैरामीटर्स अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो यू आर लिविंग ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। क्योंकि बियॉन्ड जॉब, बियॉन्ड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, आपको अब क्या करना है आफ्टर रिटायरमेंट, ये सारी चीजें आपको अगर गोल बना लेते हैं तो आपके जीवन में एक एक्टिविटी रहती है, एक उद्देश्य रहता है और आपका जीवन पर्पसफुल होता है और एक्टिव होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता तो फिर आप जस्ट मेनी पीपल जस्ट वेट फॉर द डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। तो उनको लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ करना ही नहीं बाकी रह गया। लेकिन इतनी सारी चीजें जब आपके मन में होता है कि मुझे अब ये सब चीजें करनी है, देन यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वांट। इसीलिए फोर्थ डायमेंशन ये था। नेक्स्ट था सोशल ट्रेल्स। सोसाइटी में आप जहां रहते हो, क्या आप अपनी सोसाइटी को लीड कर रहे हो अपने वैल्यूज द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने वाणी द्वारा। उस सोसाइटी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन वैल्यूज। इंप्रेस करके नहीं करना है, बल्कि अपने कर्मों को उस तरह से बनाकर करना है। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, यू डोंट हैव टू लीड बाय फोर्स। तो इस तरह से जब हम सोसाइटी को लीड करते हैं और अपनी
लाइफ में चैलेंजेस को लेते हैं कि हमारे सोसाइटी में ये चीजें खराब हैं, इसको हमें ठीक करना है, सब मिलजुल के आप एक सोसाइटी को बनाते हैं, तब आप एक एक्टिव लाइफ जी पाते हैं। और बहुत सारे लोग इस, जैसे आप आज जैसे मैडम इसको लीड कर रही हैं, शी इज लीडिंग बाय एग्जांपल। इस तरह से आप लोग जितने भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हैं, यू आर वर्किंग फॉर ए रीजन। आप किसी सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो, आप कुछ लर्न करना चाहते हो, इसीलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, और दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। उसके बाद होता है डिटैचमेंट फ्रॉम माया। ये जितनी भी चीजें दुनिया में आप देखते हैं, जो अच्छा बुरा हम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है कि नथिंग इज गुड और बैड, ओनली माइंड मेक इट सो। दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, सब कुछ एक माया है। और माया एक्चुअली क्या होता है? ये प्रॉपर्टी, ये पावर, ये प्रेस्टिज, 3P जो होती हैं। प्रेस्टिज मतलब फॉल्स प्रेस्टिज, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। डेथ के बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उस माया से जब डिटैच हो जाते हैं कि अल्टीमेटली वी आर ऑल वन, वी आर ऑल फ्रॉम द सेम सोर्स, और उससे हम जब बियॉन्ड चले जाते हैं कि प्रॉपर्टी के कारण से हम डिफाइन नहीं हो रहे हैं, अपनी पावर के कारण से डिफाइन नहीं हो रहे हैं, अपनी प्रेस्टीज के कारण से डिफाइन नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके बियॉन्ड हम हैं, तब आप माया से डिटैच हो जाते हो, तब आप दुनिया में किसी दूसरे पर्पस के लिए काम करते हो। इसको बोलते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम माया। उसके बाद है ह्यूमर, हंसी। जिंदगी में आपकी हंसी है कि नहीं? हंसी गायब हो गई है या नहीं? ये रिसर्च किया गया है कि किंडरगार्टन स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वे एक दिन में करीब 700 बार हंसते हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं वही लोग तो सिर्फ 17 बार हंसते हैं। ये पूरी स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे जीवन में हंसी कितनी कम हो जाती है, हमारे जीवन में इतनी भार आ जाती, चिंताएं जाती हैं, इतने टेंशन होते हैं, इतने दूर के इतनी वरीज होती हैं, पास्ट कितने फेल्योर्स होते हैं कि हमारी हंसी खत्म हो जाती है। तो हंसी को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए जरूरी आप जो अगर हंसते भी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हंसते भी हैं तो आप दूसरों पर हंसते हैं। अगर हंसने का मौका भी आता है तो चाहे तो कोई पॉलिटिशियन हो या कुछ दुश्मन हो या कोई ऐसा कुछ समाज में ऐसा लोग, इस पे आप हंसते हैं। हंसना अपने ऊपर सीखिए, अपनी अपनी अनजानता पर हंसे, अपनी अज्ञानता पर हंसिए, अपने ऐसे कर्मों पर हंसिए जो आपने गलत किए थे पास्ट में। तो जब आप लोग अपने ऊपर हंसना सीख जाते हैं, तभी हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, और जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को हम उस हंसी से जीते हैं। तभी हम हंसी के लिए हम ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऐसे सीन देखते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, ऐसे चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे जीवन में हंसी को कायम रख सके। इसलिए ये रिसर्च काफी मतलब ओपनिंग आई ओपनर है कि 700 बार बच्चे में बचपन में लोग हंसता है, और 17 बार एवरेज आफ्टर एडल्ट होके हंसता है, और जब ओल्ड एज हो जाता है तो मुश्किल से हंसी मुश्किल चेहरे पे आती है। इसलिए हंसी होते ही हमारी टेंशन खत्म हो जाते हैं, हमारे हार्ट रेट अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है नॉट ओनली आपको बॉडीली फिट रखता है, बल्कि आपको सोशल और मेंटल रूप से फिट रखता है, आपके जीवन में स्पोर्टिंग स्पिरिट को रखता है। नहीं है, बल्कि हमारी मेंटल और सोशल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। इसलिए किसी न किसी तरह का लिविंग इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में जीत। ये कहा जाता है, लेकिन लाइफ इज अनसर्टेन। अगर उल्टा क्या होता है कि डेथ अनसर्टेन, लोग सोचते हैं कि डेथ अभी तो मेरा नहीं होना है, अनसर्टेन है, अभी तो नहीं होना है, मतलब डेथ को सर्टेन नहीं मानते, और लाइफ को सर्टेन सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, कल मेरा ऐसा हो जाए। लोग उल्टा जीते हैं। जब आप देख लेंगे कि कल मेरा अनसर्टेन है और डेथ सर्टेन है, तब आपके जीवन में एक अलग मजा आने लगेगा। तो आप फिर बेफिक्र होकर जिएंगे, और आज के लिए जिएंगे, कल के लिए नहीं जिएंगे। ये बहुत जरूरी है कि लिविंग इन अनसर्टेनिटी। लेकिन लोग सर्टेनिटी के लिए काम करते रहते हैं, मेरे पास कैसे इतना धन जमा हो जाए, मेरे बच्चों के लिए कितना ऐसे जमा हो जाए, मेरे पोते के लिए कैसे सब चीज सुरक्षित हो जाए। उनके लिए अगर सुरक्षा बना देते हैं तो फिर वे सुरक्षा में ही जिएंगे, और सुरक्षा में वे नहीं जी पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज में जिए, और आज अगर आपने जी लिया तो कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। लोग कल में जीते हैं, परसों में जीते हैं, और आज छोड़ देते हैं, और जीवन में कभी ऐसा नहीं लगता उन्होंने कभी जिया भी। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोग मरने लगते हैं तो लोग सोचते हैं अभी तक जिया ही नहीं, और जब जीते हैं तो सोचते हैं अभी मरना कहाँ है। तो ये उल्टा सोच हमें आपको बदलना है। और गांधी जी ने कहा था, लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुडे एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू डाई फॉर नेवर। कभी नहीं मरना। ये चीज बहुत जरूरी है, ऐसी मानसिकता को रखना कि आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं कैसे जीता, कैसे मैं सारे लोभ लालच छोड़ देता, कैसे मैं जिसको आज तक प्यार नहीं किया था उसको प्यार करके जाता। ये हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी मौत नहीं आनी, अभी तो जिंदगी है। तो इसीलिए लिविंग इन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब होता है लाइफ,
अनसर्टेनिटी मतलब होता है डेथ। तो डेथ को सर्टेन मान के अनसर्टेन आज में जीना बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप ऐसा करते तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, आपको लोभ लालच माया से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए लिविंग इन अनसर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग। क्या आपने सीखना छोड़ दिया? कब आपने आपने लास्ट चीजें सीखी थी? कब आपने लास्ट बुक पढ़ी थी? कब आपने लास्ट लर्निंग किया था अपने बैड एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से? जैसा मैंने अभी कहा कि लर्निंग, जब आपको बोलते हैं कि आज सीखिए, तो आप बोलते हैं कि अब क्या सीखूं, मेरा उम्र हो गया है मरने का। लेकिन जब बोलते हैं कि चलिए कल मरना है, अरे अभी कहां मरना, अभी तो इतना काम बाकी है। जब मरने की बात करते तो अभी नहीं मरना, लेकिन जब सीखने की बात करते तो आप अब तो मरना है, अब क्यों सीखना? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लर्न डेली। लर्न ऐसा करिए कि आपको कभी नहीं मरना, लेकिन लिव ऐसा करिए कि आपको आज मर जाना। ये बहुत सारे हार्ड फैक्ट हैं जो आपको सोचना है, और तभी आप रियलाइज कर पाएंगे कि लाइफ में कितनी फास्ट लर्निंग आप कर पाएंगे। आप लर्निंग सबसे कर सकते हैं, अपने छोटे से कर सकते हैं, अपने किसी आते जाते लोगों से कर सकते हैं, अपनी विषमताओं से कर सकते हैं, अपनी दुर्घटनाओं से कर सकते हैं, दूसरों की डिफिकल्टी से कर सकते हैं, दूसरों के फेलियर से कर सकते हैं, टेलीविजन से कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कर सकते हैं। क्या अच्छा हो रहा है उससे तो सीख ही सकते हैं, लेकिन क्या गलत हो रहा है उससे भी सीख सकते हैं। तो एवरी मोमेंट इज फॉर लर्निंग। जैसे ही हम लर्निंग करते हैं तो हमारे आगे का रास्ता खुलता जाता है और जीवन सुरक्षित लगने लगता है, जीवन में हर्ष आनंद आने लगता है। इसलिए लर्निंग कभी मत छोड़िएगा। जैसे आप आज सब इतना सीख रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूं इस फैक्ट्स को आप दूसरों को बताइएगा तो उनकी जिंदगी में भी एक सुचा संचार आ जाएगा, एक ऊर्जा आ जाएगी। लर्न का ऐसा कि कभी नहीं मरना, लेकिन लिविंग ऐसा करिए कि आज मर जाना। तभी आप डेथ को क्रॉस कर पाएंगे और जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। उसके बाद है लिविंग टोटली। लिविंग टोटली मतलब क्या होता है? आपको जो भी जीवन में करना है, अच्छा या बुरा, इवन बुरा भी करने का मन है, एक बार टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि इसमें क्या होता है। मतलब हर संभावनाओं को जीविए। किसी कोई चीज बुरा नहीं होता, आपने कर लिया तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि इसमें अब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लोग क्यों नहीं करते हैं। अगर जब तक आपने लिविंग टोटली नहीं किया, तब आप आंतरिक यात्रा नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि बाहर अभी जीना बाकी है। आंख बंद करते ही लोग बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि बहुत सारा चीज देखना बाकी है, समझना बाकी है। इसलिए लिविंग टोटली करने से क्या होता है, तो आप सारी संभावनाओं को जब बंद कर देते हैं, हर अनुभव आप प्राप्त कर ले होते हैं, तब आप आंतरिक यात्रा करते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं कि अब मैं अपने आप से मिल रहा हूं, अब बाहर जाना कुछ बचा नहीं है। इसीलिए आंतरिक यात्रा करने के लिए सारे बाहरी यात्राओं को कर डालिए। जितनी भी सारी दुनिया में चीजें हैं उसे देखिए, जो भी करने का मन है उसको जाइए, संभालिए, उसका एंजॉयमेंट लीजिए, उसका आनंद को लीजिए, पछतावा मत कीजिए, और तभी आप जीवन में फिर अपने साथ शांति से जी पाएंगे। उसके बाद है इमॉर्टल। इमॉर्टल लोग होना चाहते हैं। इमॉर्टल होने के लिए आपको ये सोचते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा, ये सारी चिंताएं होती हैं। अगर आप ये सोचिए कि जीवन को अच्छे से तरह से जी लिया तो जीवन के बाद जो होगा अच्छा ही होगा। जीवन के आधे पल लोगों के जीवन के बाद मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, मेरा क्या होगा, उसमें हम बिता देते हैं और जीवन को ही नहीं जी पाते। इसलिए जीवन को अच्छे से जिए तो जीवन के बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। नहीं तो जीवन के बाद की चिंता में अगर हम आज का पल बिगाड़ देते हैं तो जीवन के बाद भी आपकी आत्मा भटकेगी। इसीलिए ये सारे गूढ़ रहस्य मैंने करीब 15 रहस्य बताए हैं आपको, मतलब करीब 12 रहस्य हैं। मैं टोटली फिर से करता हूँ। एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं कि मैं कितना हेल्दी हूँ। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और एक फॉर्म को भरते ही आपको वो नंबर मिलता है, और उस नंबर से आप जान सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं, जितना बिना किसी ब्लड टेस्ट के आप ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं। उसको मैं लास्ट में बता दूंगा आप कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट है पीसफुल सोल। पीसफुल सोल मतलब आपने अपने आत्मा के उद्देश्य के लिए, प्राप्ति के लिए क्या किया और वो कर रहे हैं। द सोल पर्पस ऑफ लाइफ इज योर सोल्स पर्पस, ये सेकंड था। थर्ड था ब्रह्मो अस्मि, ट्रांसेंडिंग ऑल लिमिटेशंस। आपने जितनी भी मैन मेड जो लिमिटेशंस हैं उसको क्रॉस किया कि नहीं, तभी आप हेल्दी एक्टिव लिविंग कर पाएंगे। उसके बाद है अपने कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने के लिए, जितने भी डिफिकल्टीज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको क्लोज करने के लिए आपने कितने लोगों को फॉरगिव किया, कैसे आप उससे ऊपर आए, एक चुनौती थी आपके लिए, वो आपने कैसे किया, ये कार्मिक अकाउंट क्लोजर। उसके बाद फैमिली वैल्यूज, आप किस तरह की परिवार को छोड़ के जा रहे हो। 4 पैरामीटर्स ऑफ फैमिली वैल्यूज है लिविंग, लर्निंग, लविंग एंड लिविंग ए लेगेसी, वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सोशल सोसाइटी को आपने क्या दिया और क्या ट्रांसफॉर्म करके आप जा रहे हैं।
उसके बाद है डिटैचमेंट फ्रॉम माया, प्रॉपर्टी, पावर, प्रेस्टिज, इस माया से आप ऊपर निकले कि नहीं। उसके बाद है ह्यूमर इन लाइफ, लाइफ में आपको ह्यूमर आप मेंटेन कर रहे हैं नहीं, आप हंसी आपको मिलती है या नहीं, हंसी के लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स, स्पोर्टिंग स्पिरिट आपको है कि नहीं। फिर लिविंग इन अनसर्टेनिटी, आप अनिश्चितता में जीना सीखते हैं कि नहीं, या निश्चितता के लिए काम कर रहे हैं, कैसे मैं निश्चिंत हो जाऊं, कैसे मेरे पास इतने जमा हो जाएं, कैसे मेरे बेटे के लिए, मेरे पोते के लिए जमा हो जाए, क्या आप उसके लिए जी रहे हैं, तो फिर आप कभी भी शांति से नहीं जी पाएंगे। उसके बाद है लर्निंग, क्या आज आपने सीखा, कल आप सीखने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद है टोटली, कुछ मत छोड़ो, जो उसे करके जाओ कि आपको शांति रहेगी, तब आप आंतरिक यात्रा शुरू कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको कहा है, उसके लिए इस 15-20 मिनट के इस सेमिनार से ये चीजें खत्म नहीं होती, आपको इस पे मेडिटेट करना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं मैडम को कहना चाहता हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना सकते हैं, जिसमें कि मैं डेली 5 मिनट 6 मिनट का एक मेडिटेशन मैं रिकॉर्ड करता हूं विथ म्यूजिक, और डेली अगर लोग आप वो सुने तो एक एक पहलू पर हम उस पे मेडिटेशन में बात करते हैं, और हम आपको रिमाइंड करते हैं कि हमें जीवन को अच्छे से जीने के लिए हमें क्या करना है, और आपके मन में वो बातें अंदर से एक सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं, तभी आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म उस तरह के होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर के रूप में मैं हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करूंगा, लेकिन हेल्थ के बारे में डॉक्टर तभी बात करता है जब कोई बीमारी हो। आप में से बहुत लोग अभी बीमार नहीं हैं, लेकिन बीमार होने के कगार पे होंगे या बीमारी हो सकती है, उसको कैसे मेंटेन करना है हेल्दी। कंप्लीटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर अपनी जिंदगी में आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, और एक शांति भरी जिंदगी पाएंगे, और एक स्वास्थ्य भरी जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद मैडम। Always bang on times. You are so precise. And my mother is sitting next to me, and she started clapping. She was so excited listening to you. ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचता, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। जी और जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है सर आपका। बिल्कुल आप मेडिकल ना होके पर आप दवाई मतलब बीमारी की जड़ तक आप जाते हैं, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर एंड व्हाट गोज ऑन माइंड डेफिनेटली अफेक्ट्स द बॉडी। तो आपको Please, ऐसा मन नहीं करता ग्रुप कि आप, दीजिए मैडम, ऐसा लगता है कि आप और बोलते जाएं कुछ देर और। चलिए मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, जी टाइम अगर है जी जी तो। जी माया के बारे में आपको सर एक को स्टोरी बुलाते बताता हैं। हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कोई? आपको सवाल जवाब पूछने का सबको समय मिलेगा। अभी थोड़ी देर 5 मिनट अपने माइक्स थोड़ी देर और म्यूट रख लीजिए। डॉक्टर साहब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो पहले वो सुन लेते हैं, सवाल जवाब हम बाद में कर लेंगे। थैंक यू। मैं आपको एक दुनिया में माया नाम की चीज बहुत मतलब कॉमन है, और इसको लोग जानना चाहते हैं कि आखिर माया क्या है। तो एक बार श्री कृष्ण जो थे, नारद के साथ एक समुद्र तट पर लेटे हुए थे। तो नारद को मौका मिला कि इस कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर प्रभु ये माया क्या होता है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, तो तुम जरा एक गिलास पानी लेके मेरे लिए आओ। तो नारद जो है कृष्ण के प्यास को बुझाने के लिए पास दूर में गए, तो कहीं दूर दूर तक उन्हें नहीं मिल रहा था। तो एक झोपड़ी दिखाई दिया बहुत दूर में, तो वहां गए, और झोपड़ी का दरवाजा जैसे ही खटखटाया तो एक बहुत सुंदर युवती सामने खड़ी थी। और नारद देख के बिल्कुल हतप्रभ हो गए कि इतनी सुंदर भी कोई हो सकता है, और उस युवती से शादी करने की उनकी बहुत प्रखर इच्छा हुई कि ये मेरी पत्नी हो सके, कैसे होए। तो अंदर वो जैसे ही पहुंचा तो उसके पिता से उसका हाथ मांग लिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, चाहे जो भी हो, मैं अपने जीवन इसको दे दूंगा। इस तरह से उनको हो गया। तो फिर उसके पिता ने उसके से शादी कर दी। उसके बाद कुछ सालों में उसके 3 बच्चे भी हो गए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ था कि बहुत बाढ़ आ गई थी, और एक रिवर को क्रॉस कर रहे थे, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के, बच्चों को कंधे पर लेकर के, एक को गोद में लेकर के। और बाढ़ आते ही इतनी बाढ़ तेज होते गई कि एक एक करके बच्चा हाथ से छूटने लग गया। और लास्ट में क्या हुआ, तीनों बच्चा जब छूट गया तो पत्नी को उसने जोर से पकड़ लिया। ऐसा स्थिति, फिर कृष्ण ने उसको जोर से उठाया, नारद ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोला आपको पकड़ रहा हूं, अभी तो मैं अपनी पत्नी को पकड़ रहा था।
अरे मैंने तुमको पानी लाने बोला था, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, ये तो 12 साल हो गया प्रभु। तो कृष्ण यही माया है। इस माया में तुम सब कुछ जो देखते हो अपने दिल से उसको अच्छा अपना समझने लगते हो। ना कोई पत्नी होता है ना पति होता है, हर कोई इस रास्ते में इस माया में जुड़ता है। आपको अपना कर्म करते जाना है और इस आत्मा को समझना है कि आप अकेले आए हो और अकेले जाना है, और इस दुनिया में जो मैंने आपको दिखाया है। इसीलिए आपको मैं ये कहता हूं कि प्रॉपर्टी से मैंने कहा कि आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उसके पहले आपके पिता के, तो आप पे महज 30 और फिर दुनिया में रह के ही चला जाना है। जब हम इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं तब हमें अटैचमेंट नहीं होता। तब हम इसके लिए आप देखते हैं कोर्ट में कचहरी में कितनी मारपीट हो रहे हैं, केस मुकदमे हो रहे हैं, सब कोई फंसा हुआ इसी माया में। लेकिन जब इससे लोग बाहर निकलते हैं कि दुनिया में होते हैं और कहा क्या करके जाना है, तभी हम अपने आप को पहचान पाते हैं, तभी हमारी आंखें खुलती हैं। कहा जाता है कि जो भी लोग हैं स्लीप वॉकर्स हैं, सब कोई सो रहे होते हैं, जगा हुआ बहुत कम है। तो मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं डॉक्टर नींद नहीं आती। मैंने कहा सोए हुए हो इसलिए जगते रहते हो, जब जग जाओगे तब सो जाओगे। तो मतलब क्या होता है? यू कैन बी इन स्लीप ओनली व्हेन यू आर अवेकेंड। आपको नींद तभी आएगी जब आप जग चुके होते हैं। कौन जग चुका होता है? आपकी आत्मा। जब आप जग चुके होते हैं, अपने आप को पहचान चुके होते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, तब आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, फिर आपको नींद तक नहीं आएगी। ये सारी उसके लिए हम दवाइयां देते हैं, नींद की, ये दवा वो दवा, फिर भी नींद नहीं आती और लोग एडिक्शन भी हो जाता है नींद का, और दवाइयां भी काम करने बंद कर देती है। तो एज ए डॉक्टर मैं उनको ऐसे मेडिटेशन करवाता हूँ, ऐसे थेरेपीज देता हूँ कि दवाइयां बंद करो, पहले अपने साथ रहना सीखो, इन मायाओं से ऊपर उठो, इस मेडिटेशन को सुनो, ऐसा फीलिंग करो, और तब उन्हें 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर नींद आने लगती है। तो ये डॉक्टर सारे साहब, जो will you speak a few words on forgiveness? माफ हाँ करने पर will you speak a few words? बिल्कुल। फॉरगिवनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी मैं क्लूज आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने पेशेंट में प्रैक्टिस करता हूँ। फॉरगिवनेस का एक एग्जाम्पल एज ए डॉक्टर मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये ह्यूमन लाइफ जो है अपने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए है, और कर्मों से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है, वो है फॉरगिवनेस। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप इस अकाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे, और आगे वही व्यक्ति आपको और ज्यादा कष्ट देने वाले आए हैं। चाहे तो आपको पत्नी के रूप में आ गए, बच्चे के रूप में आएगा, सबसे क्लोज बन के आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, फिर जन्म दर दर नहीं छोड़ेगा। तो उसके लिए फॉरगिवनेस के लिए आपको एक मंत्र होता है, जिसको कि एक डॉक्टर ने प्रैक्टिस किया था अपने पेशेंट के लिए, जो कि मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि इस प्रैक्टिस को बोलते हैं हवाईयन कंट्री में हो पोनो पोनो। बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस का, जिसमें कि हम जो भी देखते हैं दुनिया में, अगर गलत हो रहा होता है, चाहे अपने साथ या दूसरों के साथ भी, तो आपकी गलती के कारण से हुआ है। उसमें यह कहा जाता है कि अगर सामने में कोई एक्सीडेंट भी हो गया हो किसी का किसी से, तो वो आपकी गलती के कारण से हुआ है, क्योंकि वो आपके सामने कर्मों के कारण से, कुछ भी बिना कर्म के नहीं होता। अगर आपके सामने भूकंप भी हो गया तो आपके कर्मों के कारण से। तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि पेशेंट जो कि बहुत बहुत खतरनाक था, पागल था, वो दवा नहीं ले सकता था, पेशेंट भरे हुए थे ऐसे, उनको जाके मिल भी नहीं सकता था। तो उसके लिए उसने फॉरगिवनेस किया कि ये पेशेंट मेरे कुकर्मों के कारण से है, कृपया क्षमा कर दो मुझे भगवान, मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर तुमने इसको क्षमा कर दिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक मंत्र है 4 लाइन का कि प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत सॉरी हूँ अपने कुकर्मों के लिए, और आपने कर दिया, मेरा जीवन कितना अच्छा हो गया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। ये 4 लाइंस जब उसने किया तो ऐसे पेशेंट सब वो ठीक हो गए जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते थे। ये लाइव एग्जाम्पल है। इसलिए आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आप सोचते हैं मैंने तो कितना अच्छा किया, मैंने इसको क्या किया इतना कि मेरे ऊपर वो इतना कुछ कर रहा है, तो आप यही करिए, ये कुछ भी अगर है तो मेरे कर्मों का फल है। चाहे तो इस जन्म में, ये मेरे कई पिछले जन्मों का फल है जो कि इस रूप में मुझे दिख रहा है। मैं ईश्वर से अपने उन कर्मों के लिए क्षमा मांगता हूं। 3rd लाइन है, ईश्वर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे लाइफ अब ठीक हो गई,
आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उस अच्छी फीलिंग को करिए। जब इस फीलिंग से आप करते हैं, किसी भी ऐसे चीजों के लिए आप बदला नहीं लेते, बल्कि क्षमा मांगते हैं कि ऐसा कर्म जो है, ऐसा रिजल्ट जो है मेरे कर्मों के फल से हो रहा है, तो फिर आपके जीवन में बदलाव आने लगता है और देखिएगा एकाएक वो व्यक्ति ठीक होने लगता है और आपको उससे अच्छा वाइब्रेशन मिलने लगता है। तो क्षमा बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, ये छोटे व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वही क्षमा कर सकते हैं। एक छोटा व्यक्ति तो बदला ही ले सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। तो क्षमा अगर करने के लिए आपको उस छोटेपन से निकलना पड़ेगा और उस कैटेगरी में जाना पड़ेगा जहां पर ऐसे लोग हैं और जितने भी दुखी लोग हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट आया है और क्षमा देकर ही उन्होंने उसको माफ नहीं किया, बल्कि अपने आप को माफ किया और अपने आप को उस बंधन से छुटकारा दिलवाया। इसलिए क्षमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये संबंधों को जोड़ देता है, आपके दिल के टूटे तार को जोड़ देता है। झा साहब के प्रवचन सुन के हमें आत्मिक शांति मिली है और मैं ये चाहता हूँ यूट्यूब पे ऐसा कोई प्रोग्राम झा साहब का आता रहे जिससे 30-40 मिनट का हम लोग डेली अभ्यास सुनते रहें। उस सुनने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो माइंड हमारा चेंज होगा। जो आज हम मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उस से हम थोड़ा निजात पा सकेंगे। धन्यवाद। इसके वो बात कर रहे थे ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए। सर व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑलरेडी है अनुग्रह का, स्वाभिमान परिसर का। मैं सर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर अगर चैट बॉक्स में आप अपना यूट्यूब लिंक या वैसे हमें दोबारा एक बार भेज दीजिएगा। पिछली बार आपके कार्यक्रम के बाद मैंने सर्कुलेट किया था, पर हर बार नए लोग भी जुड़ते हैं, तो एक बार सर अपना यूट्यूब लिंक या जो भी आपका फेसबुक लाइव होगा हमें भेज दीजिएगा। मैं सभी मेंबर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हम इसको स्वाभिमान परिसर के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। और वंदना ने चैट बॉक्स में अनुग्रह के नंबर भी डाले हैं, व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पे भी कॉल करके या मैसेज करके सर के डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। और एज अ सीनियर सिटीजन हमारे साथ अनुग्रह की बेस्टी है मिसेज राजकुमारी, वो जुड़ी हैं। आज उन्होंने आपका पूरा सर लेक्चर सुना, तो शी वांट्स टू थैंक यू एंड आल्सो से अ फ्यू लाइंस फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। सर मिसेज राजकुमारी बोलेंगी जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरी आत्मा तो बहुत ज्यादा जागृत हो गई है। वेरी गुड। मेरी आयु है, आई एम 76 नाउ। वाह वाह। मेरा विषय संस्कृत है, प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ। जो कुछ अध्यात्म के बारे में आपने बताया है, एक डॉक्टर के नाते वो तो ऐसे लगा कि कोई संत हमारे समक्ष बैठे हैं और हमें जीवन की कला दे रहे हैं। जीवन में जो स्थिरता आ गई थी, थोड़ा आलस्य आ गया था, प्रमाद आ गया था, आज वो सब धुल गया है। एक नया जीवन आपने दिया है। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसा मार्गदर्शन हमारा समय समय पे आप करते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। थैंक यू। धन्यवाद मैम, जरूर। थैंक यू सो मच। मीटिंग खत्म होने में केवल 10 मिनट का समय बचा है। 10 मिनट है अभी। 10 मिनट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कुछ मेंबर्स कुछ सवाल पूछना चाहें तो दे आर वेलकम। हमारे साथ आज करीबन 50 लोग जुड़े थे सर। तो देयर आर पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, काफी अलग अलग जगह से, दिल्ली के भी हैं। तो अगर बीएस वर्मा जी अभी हैं हमारे बीच में यहाँ पर, बीएस वर्मा जी जुड़े हैं? यस मैम, बीएस वर्मा जी जुड़े हुए हैं। बीएस वर्मा जी, आप बहुत अच्छा अक्सर अपनी टिप्पणी देते हैं, बताते हैं। आपका वीडियो नहीं चल रहा है सर, पर आप भी अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहें या कुछ कमेंट देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा। रूबरू मेरी और डॉक्टर साहब की कई मीटिंग हो चुकी है, तो मैं तो पहले से इनसे परिचित हूँ। और वास्तव में जो अभी मैडम ने इनके लिए कहा कि एक संत के आगे बैठकर अरोड़ा जी, अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। वर्मा जी कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब के रूबरू मेरे कई बार आमना सामना हुआ है और डॉक्टर साहब को मैंने सामने बैठ के आपके स्वाभिमान परिसर में ही सुना है। और जी। मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और उस टाइम भी मैंने यही कमेंट्स पास किए थे कि ऐसा लग रहा है कि अगर हम आंखें बंद कर लें
तो ऐसा लगता है किसी संत के आगे बैठ करके हम प्रवचन सुनना है। जो अभी पीछे मेरे से पहले मैडम ने कहा था, मैं उसका जो है रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन आपने बोल करके मुझे मजबूर कर दिया है। वास्तव में डॉक्टर साहब अगर ये पैंट शर्ट उतार दें और नहीं नहीं, भगवा बदरूर सर, भगवा की जरूरत नहीं है। नहीं, ये प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ये भी पता है, क्योंकि इनकी क्लासेस मैंने ज्वाइन कर रखी हैं कई बार। तो डॉक्टर साहब, मैं उन्हें आपको हृदय से प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि बहुत जल्दी हमारी मुलाकात फिर स्वाभिमान परिसर में आमने सामने होगी। धन्यवाद। हम से यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। And you are serving underprivileged people Yes. so well, sir, so well. अभी मैं We जस्ट really ऑपरेशन wish- करके आ रहा था, एक पेशेंट का मतलब सांस रुक गया था, तो उसके अच्छा। ऑपरेशन करने में थोड़ा टाइम लग गया था। अच्छा तब वो अच्छा सांस सर। उसकी रिवाइव हो गई, तो उसके बाद में आया आपके पास। So you are really and a walking incarnation of God. आपने 50 लोगों को कुछ बताया, वो आगे 50 को बताएंगे। सर, these things are very important, क्योंकि हम जैसे पानी एक जगह पे ठहरे हुए स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टेल हो जाता है। रोज की जो हम लोगों की लाइफ की टेंशन हैं, चाहे हम ऑफिस आ रहे हैं, चाहे वो लोग जो घर पे मौजूद हैं, the kind of reaction have for everyday incidences is very disturbing sometimes. तो हम लोग 60 के इस तरफ हैं, तो भी यहाँ एक भाग दौड़ लगी रहती है, 60 के उस तरफ जो लोग हैं उनकी भी भाग दौड़ लगी रहती है। But I think these instances make us halt and think about the purpose in our lives. बिल्कुल। मंजू गेरा जी, या और कोई पूछना चाहेंगे, कोई और सवाल, और कोई जो बंधु जुड़े हुए हैं? एक वाक्य बोलना है। मैम मैं ये जानना चाहती, उनका कोई क्लास हो तो मेरा नंबर बीच में ऐड। मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती जा रही है, परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, और उनको जैसे आप कहते थे बच्चे 700 बार हंसते हैं और जो है 17 बार हंसते हैं, तो मैं समझता हूँ बुजुर्गों को तो हंसने का मौका ही नहीं मिलता। या तो वाइफ डांट देती है, या बच्चे डांट देते हैं, या पोते डांट देते हैं, या उनकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है। इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन देखिए, अगर आप जिम्मेदारी के बिना जी रहे हैं और दूसरा ऑप्शन है जिम्मेदारी के साथ जी रहे हैं, दोनों में से आप क्या चाहेंगे? आप ये बताइए। आपको मैं जिम्मेदारी से फ्री कर दूं, जीवन उस समय अच्छा, या जिम्मेदारी से भरा हो वो अच्छा? पहले ये बताइए। नहीं, जिम्मेवारी तो होनी चाहिए बस, लेकिन जिम्मेवारी इतनी होनी चाहिए कि बस अपनी गाड़ी चलती रहे। नहीं, ऐसी यही गलत सोच है। इसको कहा जाता है कि डोंट प्रे फॉर लेसर बर्डन बट वर्क फॉर स्ट्रॉन्गर बैक। हम लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा काम मिले, अरे अपने कमर को स्ट्रॉन्ग कर लो ना, पूरी दुनिया को उठा लोगे। हमारे अंदर एक पूरी विश्व की शक्ति है, हम अपने आप को कम आंकते हैं। आप सोचिए कि जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरे समाज की, पूरे देश की जिम्मेदारी उठा सकता हूं, और उसके लिए आपको तन पर नहीं, मन को साफ करना होगा। तन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, और मन को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो हमारी सोच है वो कि हम किस तरह से लेते हैं चीजों को। चीजें अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हम कैसे लेते हैं वो डिफाइन करता है। आप ये देखिए कि इससे तो 10 गुना जिम्मेदारी मेरा वो फ्रेंड उठा रहा है, वो तो हमेशा हंसता ही रहता है। मैं ये 2 जिम्मेदारी से मैं इतना परेशान हूं। तो अपने आप को चुनौती दीजिए और सोचिए कि जिम्मेदारी अगर है तो मैं उससे सौभाग्यशाली हूं, उसको तो जिम्मेदारी भी नहीं। तो ये मानव जन्म मिला है सिर्फ कर्म करने के लिए। अगर आप जिम्मेदारी से भागेंगे, जिम्मेदारी को कम आंकेंगे, तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। ज्यादा जिम्मेदारी को जरूर आप ले सकते हैं, तो आपको चैलेंज कीजिए, मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूं, क्या मैं इसको उठा नहीं सकता, मैं क्या करूं कि इसको एक एक कर ठीक करूं। आपको जिम्मेदारी अगर ज्यादा है तो आप ऐसे एक काम करिए, आपके पास क्या क्या जिम्मेदारी आप लिख डालिए, उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उसको सबसे ऊपर लिखिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए आज क्या करना है वो लिखिए। जैसे ही आप ये करने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये जिम्मेदारी 5 था, लेकिन तो 2 ही है, 3 तो अब उसके लिए है। आप दूसरों को बता सकते हैं, दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं, आप उसको बांट सकते हैं, जिम्मेदारियों को डिवाइड कर सकते हैं। एक और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है, आप जिम्मेदारी लेते क्यों? जिसके लिए आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उसको आपने जिम्मेदार क्यों नहीं बनाया? ये तो आपका फेल्योर रहा ना। हमें ये देखना है कि दूसरों को भी अपने प्रति जिम्मेदार बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। ये सारे प्रश्न हैं जो कि हम अगर सही परिप्रेक्ष्य में देख पाए
तो ये नहीं होगा फिर कि हमें जिम्मेदारियां इतनी हैं, बल्कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है, और इसके लिए आज हम क्या करें वो सॉल्यूशन है, ना कि जिम्मेदारी कम हो जाए। वेरी सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ विमल अरोड़ा जी पूछिए, जल्दी, समय कम है, जल्दी से पूछिए विमल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है जब? हेलो, नहीं आ रही है। नहीं म्यूट नहीं है। अब आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर साहब आपने कहा था डेली 5 मिनट का एक वीडियो प्रोग्राम बनाते हैं, वो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो हम कैसे आपसे ले सकते हैं? आप ऐसा करिए, एक नंबर मैं व्हाट्सएप का दे रहा हूं, आप लोग उस पे अपना व्हाट्सएप करिए, मैं ग्रुप बना लूंगा। एक नंबर लिख लीजिए सब कोई, 981117 84877। सर एक बार दोबारा बोलेंगे सर? 981117 हाँ जी 84877। ये वाला नंबर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देंगे ताकि श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने नंबर नोट किया है? हाँ जी मैंने नंबर नोट किया। 84877। श्योर श्योर। थैंक यू सर। अरे सर मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। हेलो डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ मैम, बताइए। जी ओके, आप बोलिए। डॉक्टर साहब मैंने आज पहली बार आपको सुना है और आपकी वाणी का इतना प्रभाव मुझ पर हुआ है, जो अभी मैडम ने कहा कि आप बिहार में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे अंदर हैं, हमारे साथ बैठे हैं हर क्षण हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे जुड़ा रहा करिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, विल होप टू सी यू अगेन। और Thank ये you, नंबर हम सर्कुलेट कर देते हैं ताकि सभी हाँ। व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी, वेलकम एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत कम समय के नोटिस पे आप सभी सीनियर सिटीजन जुड़ जाते हैं हमारे साथ। 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, तो उसके लिए हम एक विशेष कार्यक्रम ला रहे हैं। इनफैक्ट 2 विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप अपना चेक करते रहिए। अनुग्रह के नंबर्स आपके पास हैं, उन पे फोन करके पूछते रहिए। और मैं अनुग्रह की टीम का और सभी सीनियर सिटीजन्स का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी थैंक यू मैम, आभा मैम, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। नाइस सीइंग यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।